नमस्ते दोस्तों, मैं सुरेश प्रजापति स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल बाल विकास विद्या मंदिर कोचिंग क्लास पिपलिया खुर्द में, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 8 की गणित। ये बुक हम स्टार्ट करेंगे, ये वाली बुक है, तो ये हम स्टार्ट करेंगे आज से और ये पूरी पढ़ेंगे एक एक वीडियो करके, और एक एक प्रश्नावली का वीडियो मैं आपको समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा। और आपको कुछ समझ में आए तो आप हमें कॉमेंट में बता देना, ठीक है। तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। तो ये कक्षा 8 की गणित का अध्याय 1 है, जिसमें उसका टॉपिक है परिमेय संख्या। तो हम परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे आज। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं उनके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं कि पूर्ण संख्या है। परिमेय संख्याओं में 3 संख्या होती है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है और परिमेय संख्या है। ये 3 होती है, जिनमें सबसे पहली संख्या है पूर्ण संख्या है। पहली संख्या क्या है? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या कोई पूछ ले कि कहां से शुरू होती है, हमारे प्रश्न में आ जाए कहीं कि पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है। तो पूर्ण संख्या 0 से लेकर और अनंत तक रहती है, यानी कि 0 से लेकर अनंत तक। 0 से शुरू होती है और 1 2 3 4 5 6 10,000 15,000 25,000 कहां तक भी चली जाती है। उन्हें क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहा जाता है। इसके बाद में पूर्णांक संख्या है। अब पूर्णांक संख्या है जो ऋण क्या है, यानी कि जो माइनस घटाव से शुरू होकर धन पर जाकर खत्म होती है। यानी कि जो क्या होती है कि माइनस के, यहां मान लीजिए हमने 8 फिर 7, इसके बाद में 2 माइनस के 2 फिर 0 1 2 3 4, ये ऐसे ये चलती रहती है, अनंत तक जाती है। तो इन्हें क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या है, जो माइनस से स्टार्ट होती है, यानी कि घटाव के चिन्ह वाले, जो घटाव के चिन्ह से स्टार्ट होती है और खत्म प्लस पे जाके, यानी कि जो प्लस की संख्याओं पे जाके खत्म होती है, उन्हें क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इसके बाद में परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है वह संख्या जिन्हें P बटे Q के रूप में, क्या P बटे Q के रूप में, यानी कि जो संख्या जो भाग के रूप में होती है, जैसे कि 1/2 9/4 8/3, ये सभी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। तो ऐसी संख्याएं जो P बटे Q यानी कि बटे बटे के रूप में हो, उन्हें क्या कहा जाता है? परिमेय संख्या कहा जाता है। अब यहां पर क्या है? ये इसे कहा जाता है P और इसे कहा जाता है Q। P और Q, P और Q क्या है? पूर्णांक है, यानी कि ये भी क्या है? पूरी संख्या है, एक तरह से माइनस की भी हो सकती है और प्लस की भी हो सकती है। यहाँ पर मैंने यही कहा ना आपको कि ऋण से शुरू होकर धन पे जाके खत्म होती है, यानी कि वो माइनस की भी हो सकती है और प्लस की भी हो सकती है। तो जो परिमेय संख्या होती है उन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जाता है। और P और Q ये माइनस का भी हो सकता है और प्लस का भी हो सकता है। जहां पर Q क्या है? Q बराबर 0, यानी कि जो Q का मान है, इस Q का मान 0 नहीं होगा कभी। अगर Q का मान 0 है तो वो फिर परिमेय संख्या नहीं है, वो P बटे Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। यानी कि Q का मान 0 होने पर वो एक परिमेय संख्या नहीं है। अगर वो जो Q है इसका मान 0, क्योंकि Q का मान 0 होने पर भागफल अनंत प्राप्त होता है। हमें क्या होता है कि जो अनंत प्राप्त होता है, जैसे कि यहाँ पर ये 8/0, अब 8/0 तो इसका क्या मान? अनंत प्राप्त होगा, क्योंकि हम किसी भी संख्या को 0 बार तो तोड़ ही नहीं सकते, यानी कि उसके 0 बार भाग तो कर ही नहीं सकते। तो इसका क्या? अनंत प्राप्त होगा, यानी कि ये कभी टूटेगी नहीं, ऐसी ऐसी रहेगी। तो इसका हम, यानी कि ये Q बराबर ये Q बराबर अगर 0 है तो भागफल क्या? अनंत प्राप्त होगा। ये सही नहीं है, फिर इसे हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे परिमेय संख्या हम नहीं बोल सकते। उन्हें इन दोनों संख्या में तो कोई सी हम देख के और बता सकते हैं कि ये वाली संख्या है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। बात सबके आई है समझ में? आशा करता हूँ वीडियो देखने वाले सभी के समझ में आ गई होगी। अगर आपके कहीं पे समझ में नहीं आए या मेरी भाषा में आपको कुछ पता नहीं चले तो आप कमेंट में हमें बता देना। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी प्रश्नावली। आज पढ़ेंगे हम प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 आज सीखेंगे हम प्रश्नावली 1.1 के
सवाल। ठीक है, करें स्टार्ट। चलो, तो इसमें किताब में जो पहला प्रश्न है कि उचित गुणधर्मों का उपयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें देख लेते हैं हम पहला ही सवाल। ये प्रश्न दिया गया है, कि उचित गुणधर्मों का उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें जो इसमें प्रश्न पहला दे रखा है कि -2/3 गुणित 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 गुणित 1/6। आपकी किताब में भी आप मिला लेना। ये संख्या हमें दे रखी है। अब इनको क्या करना है, हमें हल करना है। इन्हें हम डायरेक्ट हल भी कर सकते हैं कि यहाँ से 3 से 3 काट दें। अगर जो गुणे के निशान में, गुणे में या भाग में होगा उनको हम काट सकते हैं। अगर ये प्लस माइनस की संख्या होगी तो उन्हें हम नहीं काट सकते, ऊपर की नीचे और नीचे के ऊपर फिर नहीं काट सकते। लेकिन ये क्या है कि हम गुणे के निशान पे तो इन्हें यहाँ की यही काट सकते हैं हम। चलो, लिख लेते हैं हल। अब इसका हल करना है हमें, तो इससे इसको काट देंगे तो यहाँ बच जाएगा -2 -2/3। अब 3, ये 3 से 3 कट गए तो एक बार जाएगा, 3 एकम 3। लेकिन ऐसी कर लो, पहले पूरी यहाँ उतार देता हूं मैं। 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 गुणित 1/6। अब क्या करते हैं, 3 से 3 कट गए, एक बार कटे, इसी कैसे इनको नीचे उतारते जाओ। तो -2/1 गुणित 1/5 फिर प्लस 5/2, ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ -1/5 गुणित 1/2। ये इस प्रकार से हम काट सकते हैं। अब इसके बाद में इन्हें हम नहीं काट सकते क्योंकि ये यहाँ पे घटाव और जोड़ का निशान आ गया। तो मैंने क्या कहा आपको कि अगर भाग के और गुणे के निशान होंगे तो ऊपर से नीचे की काट सकते हैं, लेकिन जो जोड़ बाकी वाले निशान हो उनमें हम नहीं काट सकते। तो इनको क्या करेंगे, यहाँ पर इनका डायरेक्ट गुणा कर लेंगे। ये माइनस का चिन्ह, 2 एकम 2, 5 एकम 5, ये प्लस का चिन्ह, ये निपट गए इतनी 2 एकम 2, 5 एकम 5 प्लस। अब ये फिर ऐसी कैसी उतार लो, 5/2 माइनस 1/5। तो ये यहाँ की 1 एकम 1 और 5 दूनी 10। ये यहाँ तक का हमने क्या किया, गुणा कर लिया। अब इसके बाद में आगे की संख्या देखेंगे। तो आगे मैं आपको यहाँ करके बता देता हूं। -2/5 प्लस 5/2 माइनस 1/10। अब क्या करते हैं, इन दोनों का लघुत्तम ले लेते हैं। अब लघुत्तम कैसे लेना है कि हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। जैसे कि ये 5 और ये 2, अब इनमें भाग देना है। तो सबसे छोटी संख्या 2, 2 एकम 2, इन 5 में नहीं जाता तो 5 ऐसे कैसे और ये 2 के 2। अब 5 ऐसे कैसे उतार दो और 2 एकम 2, एक बार गया भाग तो ये 1 का है। फिर 5 में 5 एकम 5 और ये 1 का है, कितना है 2 और ये 5। इनको क्या करना है, गुणा करके और यहाँ लिख देना है। 5 दूनी 10, 10। अब इन दोनों को यहाँ लिख दिया। हमें चिन्ह नहीं भूलना, चिन्ह याद रखना है। ये माइनस का चिन्ह है तो ये, अब इसका भाग इसमें देना है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बार गया, 2 बार भाग जाने पर जो भाग जाए उसका गुना ऊपर वाली संख्या से करना है। 2 बार भाग गया, अब 2 का गुना 2 से करेंगे तो 4, 2 दूनी 4 प्लस ये निपट गया। अब इसके बाद में 2 पंजे 10, कितनी बार गया 5 बार, और 5 का गुना ऊपर वाली संख्या से करना है। हमें नीचे वाली संख्या का भाग इसमें देना है। 2 पंजे 10
अब कितनी बार गया? 5 बार। 5 का गुना ऊपर वाली संख्या से करना है, 5 पचम का 25, ये 25। अब ये संख्या इसका कुछ नहीं किया तो ऐसी की ऐसी ले आओ इसे 1/10, ठीक है। अब यहाँ माइनस की और ये प्लस की है, तो जो बड़ी संख्या होगी उसमें से घटेगा 25 माइनस 4 कर दो पहले, तो कितने हुए? 21, 21 ही आएंगे ना। अब 21 का आएंगे प्लस के, तो यहाँ लिख दो 21/10 माइनस 1/10। अब दोनों में बात तो एक ही संख्या आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर भी 2 होते तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2 ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पर 10 एकम 10 और 10 एकम 10, तो यहाँ पर कॉमन क्या ले लिए? 10 है ना, 10। अब 10 एकम 10 कितनी बार गया? एक बार, और 1 का गुना ऊपर वाली संख्या से कर दो। अब 1 का गुना ऊपर वाली संख्या से करेंगे तो 21 के 21 माइनस 10 एकम 10, फिर 1 का गुना ऊपर वाली संख्या से 1 बराबर कितने आ जाएंगे? 20/10। 20/10 ही आएंगे ना, 20/10। अब इसका भाग जाता हो तो काट दो, और नहीं जाए तो ऐसी की ऐसी तो कट जाएगी। 10 एकम 10, 10 दूनी 20। कितनी बार गया भाग? 2 बार गया, और 10 दूनी 20, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, देख लो, उतारो जल्दी। दोस्तों आशा करता हूं आपके यहां तक का समझ में आ गया होगा। पूर्ति कर लो थोड़ी। अगर हम यहां से इसे ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ का गुना इससे और इसका गुना इससे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 5 3 15। फिर ये माइनस का था, ये प्लस का, ये ऐसा कैसा ही ले लो यहाँ पे 5/2 माइनस 3/5। तो अब इनका गुना किया तो 3 एकम 3 और 5 6 30 या 6 पंजे 30, ये ऐसे आ जाता। ऐसे आने के बाद में इसे फिर इसी तरीके से हमें हल करना था, या ऐसे आने के बाद में ये इस तरीके से हमें इसे हल करना था। ये 2 तरीके हैं। इसके बाद में अगर आपको इन दोनों में जैसा उचित लगे वो कर लेना। अब यहाँ पर क्या है कि इसका जोड़ घटाना ही बाकी रह गया, ये इसका किया ना, इसी प्रकार से इसका भी यहाँ से बाकी रह गया। तो आप चाहो तो इसे डायरेक्ट गुना कर लेना, और आप चाहो तो इसे कर लेना, आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड है। सबके उतरी हो कंप्लीट, ठीक है। चलो अब प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है कि निम्न में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। अब हमें क्या करना है? इसका योज्य प्रतिलोम लिखना है। योज्य प्रतिलोम, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न 2 योज्य प्रतिलोम। अब यहाँ पे ले लेते हैं हम 2/8, ये ले लेते हैं पहला, ठीक है, 2/8 हल, ठीक है। हाँ, योज्य प्रतिलोम। अब हल, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ माइनस का गुणा कर देना है। इस भिन्न में क्या कर देना है? माइनस का गुणा कर देना है। यहां पे लिखवा देता हूं मैं, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम मतलब भिन्न में माइनस या ऋण का गुणा। इस भिन्न में क्या करना है हमें? माइनस या ऋण का गुणा करने पर वो भिन्न क्या किस में बदल जाएगी? योज्य प्रतिलोम में। तो माइनस और ये 2/8। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब प्लस है,
है ना, किसी भी संख्या के सामने अगर कुछ नहीं होने पर वहां पर क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ पर क्या माना है, प्लस। अब हमें पता है कि माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस होने पर क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे, माइनस के 2/8, क्या आएगा, माइनस के 2/8। ये सभी, ये जितने भी प्रश्न हैं इसके, इनमें ऐसे ही करना है आपको, और इनका योज्य प्रतिलोम यही बनेगा। अगर आपको कोई सा प्रश्न समझ में नहीं आया या इससे मैं करवा रहा हूं इस तरीके से, आपके अगर दूसरा कोई प्रश्न नहीं हो तो आप वापस मुझे पूछ लेना, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 3 उतार लो ने। एक प्रश्न का एक ही बताऊंगा मैं, जितने भी है वो आपको करने हैं। एक बार समझ में आया कि आप कोई सा भी कर लोगे, ठीक है। क्यों त्रियों पूर्ति कर लो थोड़ी। हाँ, अब प्रश्न 3 है। प्रश्न 3, इसका फर्स्ट x बराबर, ये इसका फर्स्ट ले लेते हैं, x बराबर 11/15, x बराबर 11/15 के लिए सत्यापित कीजिए के लिए सत्यापित कीजिए। सत्यापित करना है माइनस, माइनस फिर कोष्टक माइनस x बराबर x, ये हमें सत्यापित करना है कि क्या ऐसा होता है या नहीं होता है, इसके बारे में हमें सत्यापित करना है। तो कुछ नहीं करना, ये लिख देना है हल, और हल लिखने के बाद में आंसर स्टार्ट कर देना है हमें। माइनस, पहले तो ये संख्या यहाँ उतार लेते हैं, x बराबर 11/15। अब इसे हल करना है तो क्या लिखना है हमें, माइनस के माइनस फिर कोष्टक और फिर माइनस x, ये ऐसे लिखना है बराबर। अब हमें यहाँ x का मान क्या दे रखा है इसने, 11/15। ये तो हमें क्या दिया है, प्रश्न वाले ने दिया है। अब मान इसमें रखना है तो माइनस, और ये माइनस के x बराबर, x का मान दिया 11/15, ठीक है, 11/15 है ना। अब x की जगह, इसकी जगह भी यही लिखना है, तो माइनस और ये माइनस x। अब x का मान है हमारे पास में 11/15। अब बराबर यहाँ मान लेते हैं 0, है ना, यहाँ क्या मान लेते हैं 0, ठीक है। अब माइनस और माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। ये x का मान इधर लिख दिया तो ये x यहाँ लिख दो, सबसे बढ़िया काम। ये x का मान हमने यहाँ कोष्टक में लिख दिया, तो ये x कहाँ लिखेंगे, यहाँ, कि x का मान ही तो याद कर रहे हैं हम, ठीक है। अब माइनस और माइनस, माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा होने पर क्या होगा, प्लस। तो यहाँ पर भी होगा वही करना है, प्लस। तो ये प्लस की क्या हो जाएगी, 11/15 बराबर x। अब 11/15 बराबर x, तो हम प्लस को तो लिखते ही हैं, लिख दो तो भी सही है और नहीं लिखोगे तो भी सही है। तो ये x का मान क्या हो जाएगा, 11/15। तो यानी कि हमने सत्यापित कर दिया है कि अगर माइनस और ये कोष्टक में फिर माइनस x, और x का मान क्या है 11/15, ये होने पर x का मान ये का ये रहेगा, यानी 11/15 का 15 ही रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। दोनों चिन्ह माइनस के हैं, और ये माइनस का गुणा माइनस में होने पर क्या हो जाएगा, प्लस। तो चिन्ह चेंज नहीं होगा, ऐसा का ऐसा ही आएगी बात हमारे सबके, ठीक है। उतारो अध्ययन डस्टर क्या है। अब प्रश्न नंबर 4 चलेगा, पूर्ति कर लीजिए थोड़ी। अरे चौथा में दूसरा ले लो, चौथा में क्या करेंगे हम, दूसरा ले लेते हैं।
क्योंकि ये पहला थोड़ा सरल है, आपको दूसरा मैं बता देता हूँ, आपको बाकी कर लेने हैं। इस प्रश्न में लिखा हुआ है कि निम्न के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। प्रश्न आप किताब में देख लेना, मैं ऐसा कैसा इसमें उतार देता हूँ। गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, तो माइनस के 13/19, ये दूसरा हम करते हैं, माइनस के 13/19, इसका क्या करना है, हमें गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। न्यूत्रियों पूर्ति करो यार, उतावल है नी, अत्यधिक लिखो, अत्यधिक मत लगा दो, मिटा दूं सबके उत्तरियों। हाँ, अब हमको क्या करना अपना है, गुणात्मक प्रतिलोम। हाँ लिख लो ये बात लिखने से क्या हमें कि याद रहेगी, और इससे प्रश्न में सभी जो ये प्रश्न दिए हुए हैं इनको हल करने में थोड़ी आसानी होगी। गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक प्रतिलोम सबसे बढ़िया, इसमें क्या मानना है, इस संख्या की घात -1 मान लेनी, क्या करनी, -1 मान लेनी। और अगर इतना अंदर नहीं जाओ आप, अगर -1 नहीं मानो तो कुछ नहीं करना है, इसका उल्टा कर देना है। क्या करना है, उल्टा। जो संख्या जो भिन्न हमें दे रखी है उसका क्या करना है, हमें उल्टा कर देना है, उसका उल्टा कर देना है, यानी कि व्युत्क्रम या उल्टा करना, व्युत्क्रम या उल्टा करना। इन दोनों में से कुछ भी हम एक कर सकते हैं, दोनों एक ही है, उल्टा कर दो या व्युत्क्रम कर दो। व्युत्क्रम का मतलब भी उल्टा ही होता है, तो इसका ऐसे ही करना है। अब हमें क्या दे रखा है, माइनस के 13/19, तो ये माइनस के 13/19 ये कोष्टक, और इसकी घात क्या है, -1। मैंने क्या कहा आपको कि गुणात्मक प्रतिलोम मतलब जो संख्या दे रखी है आपको उसकी घात क्या है, -1, ये माइनस का 1, मतलब उसकी घात क्या है, -1। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है -1, घात में क्या है उसके -1। तो इसका मतलब क्या है, उल्टा करना, उस बिंदु को उल्टा कर देना है। जैसे कि ये फर्स्ट प्रश्न में हमें दे रखा है 13, शायद 13 ही है ना, हाँ फर्स्ट प्रश्न में हमें -13 दे रखे हैं, ये फर्स्ट प्रश्न में सिर्फ -13 दे रखे हैं, तो इसका क्या करना है, उल्टा कर देना है। तो इसके नीचे कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, किसी भी संख्या में 1 का भाग देने पर उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पर 1 है। अब इसका उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1/13। बस ये ऐसे उल्टा करना है, तो यहाँ पर भी हमें इसका व्युत्क्रम यानी कि उल्टा करना है, तो इसका उल्टा करेंगे हम, तो ये हो जाएगा -19/13। अब जो चिन्ह है वो चिन्ह जैसे कि जैसे रहेंगे, अगर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का रहेगा, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का ही रहेगा, चिन्ह नहीं बदलेंगे। ये चिन्ह यहाँ के जो चिन्ह है वो नहीं बदलेंगे। अब -13 थे तो ये माइनस की क्या हो जाएगा, 19। ठीक है, यही हमारा आंसर है। बात तो आ गई समझ में। गुणात्मक प्रतिलोम मतलब उल्टा करना, सबसे बढ़िया बात याद रखनी है आपको, गुणात्मक प्रतिलोम मतलब क्या करना है, उल्टा कर देना है। भिन्न है उसका उल्टा कर देना है, या संख्या दे रखी है तो उसका भी उल्टा करना है। तो संख्या हमें पता है कि ये 13 दे रखा है, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 हमें मान लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/13 हो जाएगा। बस उतार लो। अब इसमें क्या है, पांचवा प्रश्न जो दे रखा है इसमें आपको कुछ नहीं करना है, विधियां बतानी है। तो विधियां जो अगले आपके जो पार्ट दे रखा है उस पार्ट में जो वो पढ़ोगे आप 2-3 पेज, उनमें आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी विधियां हैं इनमें। कुछ नहीं करना, हमें विधियां लिखनी है कि इसमें क्रम विमेयता
ये विधि, ये ऐसे लिखना है। प्रश्न वाले ने बोल रखा है कि आपको इसमें कौन कौन सी विधियां हैं, 3 प्रश्न दे रखे हैं, तो इन तीनों में बताने हैं कि कौन कौन सी विधियां हैं। तो ये विधियां बतानी है कि इसमें विक्रम विमेयता विधि है, कि इसमें ये विधि है, कि वो विधि है, कि ये ऐसा ही बताना है आपको। तो ये आप उसमें देखोगे आपके समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आए तो कमेंट में बता देना, मैं आपको फिर अगला जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको समझा दूंगा। ठीक है, उतरिएगा सबके, मिटा दूं लो। हाँ, अब प्रश्न 6 आज कर लीजिए वाली, ये प्रश्न नंबर 6। अब प्रश्न नंबर 6 है, प्रश्न नंबर 6 में एक ही दे रखा है और ये दे रखा है 6/13 को माइनस के 7/16, माइनस के 7/16। ये प्रश्न आप किताब में देख लेना कि 6/13 को माइनस के 7/16 से 16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। व्युत्क्रम मतलब मैंने क्या कहा आपको, तो उल्टा करना है, कुछ नहीं करना, उल्टा कर देना। तो ये पीछे वाली संख्या है, इसको क्या करना है, उल्टा कर देना है, या फिर डायरेक्ट ऐसा का ऐसा ही गुणा कर देना है। तो ये यहाँ हल में लिखते हैं हम हल, और इसमें लिखने 6/13 गुणित माइनस के 7/16, 13/16। अब इसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा करना है। अब उल्टा करना है तो या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि 6/13 और ये गुणा 16/-7। बस ये भिन्न पलटानी है आपको, ये पीछे वाली है उसको। अब इसका ऐसे गुणा करना है, 16 16 16 32 16 48 16 64 16 85 16 96। अब 7 का इसमें 13×7 = 91, ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस का, बस ये इसका आंसर है। ये व्युत्क्रम गुणा कर दिया हमने, मतलब उल्टा गुणा कर दिया। ठीक है, ये छठा प्रश्न ऐसे ही करना है आपको, ध्यान से देखना, समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। ठीक है नी। हाँ, 7वां प्रश्न, बताइए कौन से गुण की सहायता से आप के रूप में अभिकलन करते हैं। तो इसमें भी वही बात है आपको कि अगले पेज पढ़ोगे आप और उनसे ये समझ में आ जाएगा आपके कि इसमें कौन सी विधि का प्रयोग हुआ है। आपको इसमें भी विधि बतानी है। इसमें कुछ नहीं किया, इसने संख्या बदल दी, इस 6 को इधर 1/3 में गुणा कर दिया, ये ऐसी संख्या बदल दी और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब देखते हैं हम 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न, उतरिए हम सबके। हाँ, 8वां प्रश्न। अब 8वां प्रश्न में दिया गया है कि क्या माइनस के 1 सहित 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। अब है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो इसमें डायरेक्ट बात है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं हल, है ना। प्रश्न आप किताब में देख लेना हल, और इसमें लिखना है कि नहीं है। क्या है ये, नहीं है। प्रश्न में क्या दिया गया है हमें, कि गुणात्मक प्रतिलोम 8/6 है, अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। अब लिखना है यहाँ डायरेक्ट 1 सहित 1/8, 1 सहित 1/8, ये ऐसे लिख देना है। और ऐसे लिखने के बाद में इसका क्या करना है, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, है ना। पहले तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 8 का इसमें करना है, 8 का 1 में करना है, तो 8 × 8 और 1 को इसमें फिर ये ऊपर वाली संख्या से जोड़ देना है, तो क्या हो जाएंगे 9/8। अब चिन्ह काय का है, माइनस का है, चिन्ह काय का है, माइनस का है। तो
तो यहाँ पर क्या आया हमारे माइनस का चिन्ह आया। बस ये इतना ही करोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या चिन्ह माइनस का है और इसने प्रश्न में क्या दे रखा हमें 8/9, सिर्फ 8/9 दे रखे, यानी कि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आया, इसलिए ये गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। आ गई बात समझ में, है ना, क्योंकि 8 एकम 8, ये माइनस का है, 8 और 1 9, तो 9/8 हो जाएंगे। तो ये क्या गुणात्मक प्रतिलोम किया, तो ये गलत है। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है और वहां पर क्या दे रखा है उसने प्लस का चिन्ह दे रखा है, तो प्लस का चिन्ह इसलिए ये गलत है। तो हमें क्या लिखना है इसमें, नहीं है, ये क्या गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। ठीक है, सब क्या आ गई बात समझ में। आशा करता हूँ वीडियो देखने वाले सभी के समझ में आ गई होगी। अब प्रश्न नंबर 9 उतार लो ना फटाफट, खड़े नहीं उगाड़ पड़े तो कह दीजिए। अरे सवाल में थोड़ी मिस्टेक हुई, जो 8वां प्रश्न है, 8वां सवाल है, उसमें यहाँ पर हमें जो प्रश्न में दिया हुआ था 8/9, प्रश्न में क्या दिया हुआ है 8/9 और हमने आंसर में लिखा है 9/8, ये माइनस के 9/8। अब इसका क्या करना था हमें, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, यहाँ पर क्या करना था, गुणात्मक प्रतिलोम करना था, यानी इसको घुमाना था, उल्टा करना था। गुणात्मक प्रतिलोम मतलब उल्टा, तो क्या हो जाएगा माइनस के 8/9, गुणात्मक प्रतिलोम ऊपर की संख्या नीचे और नीचे की ऊपर, तो ये माइनस के 8/9, इसलिए ये क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा, यानी कि ये जो 8/9 है ये गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा। ये पहले हमने सिर्फ माइनस के 8/9 लिख दिए थे, ये माइनस के 9/8 लिख दिए थे, यानी कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं किया था, इसलिए ये गलत था। अब हमने गुणात्मक प्रतिलोम कर दिया इसका, तो ये सही हो गया। लेकिन क्या यहाँ पर माइनस का चिन्ह है और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, इसलिए ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। जो हमें संख्या दे रखी है माइनस का 1 सहित 1/8, उसका गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है। अगर माइनस के 8/9 होते तो वो गुणात्मक प्रतिलोम होता। ठीक है, तो सही कर लीजिए आप अपनी सबकी कॉपी में। हाँ, प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 भी इतने से। हाँ, क्या 3 सहित 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये बताना है हमें। तो हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है, 3 सहित 1/3, इसका क्या करना है, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। अब है या नहीं है ये बताना है हमें। तो हमें यहाँ पर क्या है, ये है, क्या है, ये गुणात्मक प्रतिलोम है। अब वो क्यों है तो मैं आपको बताऊंगा। 3 सहित 1/3, वो कब है, 3 3 9, 9 और 1 10। ये पहले तो इसे भिन्न के रूप में लिखना है, 10/3, 3 3 9, 9 और 1 10। इसको ये यहाँ पर सामने संख्या है, इसका क्या करना है, नीचे वाली संख्या से गुणा करना है और नीचे वाली संख्या से गुणा करने के बाद में ऊपर वाली संख्या को इसमें जोड़ के और ऊपर लिख देना है। तो यहाँ पर ऐसा किया, 3 3 9, 9 और 1 10, तो 10/3। ठीक है, अब इसका क्या करना है, गुणात्मक प्रतिलोम करना है। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। अगर 8वां नहीं समझ में आया हो तो 9वां, 8वां और 9वां एक ही है, बस संख्या बदल रखी है। इसका गुणात्मक प्रतिलोम मतलब उल्टा, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या है, उल्टा। हमने अभी तीसरा चौथा सवाल ये ऐसा ही था, चौथा हो या तीसरा हो तो उसमें ऐसा ही था। तो गुणात्मक प्रतिलोम मतलब उल्टा, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा या व्युत्क्रम से उल्टा। अब इसका इस भिन्न का उल्टा कर देना है तो उल्टा क्या हो जाएगा, 3/10, 3/10 ही होगा ना व्युत्क्रम। इसका उल्टा मतलब ये 3 ऊपर चले जाएंगे और 10 नीचे आ जाएंगे, तो 3/10। बस ये तो क्या हो गया, इसका गुणात्मक प्रतिलोम है ना, ये उल्टा हो गया। अब इसके बाद में क्या आंसर क्या बता रहा हूँ, 0.3। अगर इसे काटेंगे हम और काटने पर 0.3 आ गया तो ये क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है, यानी कि हमारी बात क्या है, सही है। और अगर गुणात्मक प्रतिलोम में 0.3 नहीं आया तो ये
गलत है। तो अब क्या करना है, 10 का भाग 3 में नहीं जाता, नहीं जाए उसकी 0, भाग नहीं जाए उसकी 0। अब क्या करना है, यहाँ पर पॉइंट लगा देनी है, आंसर में पॉइंट लगा के और पीछे एक शून्य बढ़ा देनी है, पॉइंट लगा के और शून्य। 10 दिया 30, 3 बार गया और क्या है 30 आ गए, है ना, 10 दिया 30। ये इस प्रकार से हमें करना है। तो इसका आंसर क्या आया हमारे पास में 0.3, और क्या बोल रखा है इसमें गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, तो हाँ है, ये क्या हो गया हमारा आंसर सही हो गया। बस ये इतना ही करना है, ठीक है। अगर आपके 8वां नहीं समझ में आया हो तो 9वां तो समझ में आ गया ना। हाँ, तो 8वां और 9वां एक जैसा ही है, बस संख्या बदल रखी है इसमें, एक में हाँ है और एक में ना है। उसमें क्या है माइनस का चिन्ह था इसलिए उसमें नहीं था, और इसमें डायरेक्ट संख्या 0.3 आ गई हमारे, इसलिए ये हाँ में है, मतलब सही है, ठीक है। अब प्रश्न देखते हैं हम 10वां प्रश्न। ये उतरी हो सबके, मिटा दो नहीं, और जो है तो उतार ले। हाँ 10वां प्रश्न में कहिए। 10वां प्रश्न इसमें दिया गया है कि ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, मतलब उसका कोई उल्टा नहीं है ना, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो उसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, ऐसी संख्या में बतानी है। ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, तो वो परिमेय संख्या कौन सी है 0। फर्स्ट में क्या लिखना है हमें, परिमेय संख्या 0। अब इसका व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/0, है ना। इस 0 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, 0 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो अब इसका उल्टा करेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा 1/0, और इसका मान क्या है अनंत है, तो यानी कि ये तो सही नहीं है, इसे तो p/q के रूप में नहीं लिख सकते ना। मैंने वही कहा था ना आपको कि अगर q का मान 0 होने पर फिर वो क्या है p/q के रूप में नहीं रही है। क्यों नहीं रही है कि इसका मान अनंत प्राप्त होगा, और ये सही नहीं है, ठीक है। हाँ, तो इसका कोई 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं है, 0 का कोई व्युत्क्रम का मतलब उल्टा नहीं है ना, नहीं है मतलब 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं है, इसका उल्टा नहीं कर सकते हम। बात तो आई नहीं समझ में कि ये 0 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, और इसका हम व्युत्क्रम यानी कि उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/0, और इसका मान क्या होगा अनंत प्राप्त होगा। तो ये क्या है गलत है। तो इसमें क्या है कि ये पहला जो प्रश्न है कि ऐसी कौन सी संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, तो 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं है। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया है इसमें कि परिमेय संख्या, ऐसी परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, ऐसी परिमेय संख्या जो क्या है अपने व्युत्क्रम के समान है, तो वो क्या है हमारे पास में 1 है। ऐसी परिमेय संख्या कौन सी है 1 है। ऐसी परिमेय संख्या 1 और -1 है। 1 और -1 कैसे हैं, तो ये 1/1 बराबर क्या होगा 1 ही होगा, है ना, 1/1। अब 1 का भाग किसी संख्या में देने पर वो की वही संख्या प्राप्त होगी, तो 1 का भाग हम 1 में देंगे तो 1, ये माइनस का 1 है, और इस माइनस का 1 में हम 1 का भाग देंगे तो ये माइनस का 1 ही प्राप्त होगा ना। तो ये कौन सी संख्या है 1 और -1, ये ऐसी संख्या है जिसका कोई मतलब ऐसी परिमेय संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, मतलब इसका ऐसी परिमेय संख्या है ये, हाँ परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है। ये क्या है इसके व्युत्क्रम के समान है। अब इसका उल्टा करने पर भी मान होगा वही प्राप्त होगा ना, तो ये क्या है इसके व्युत्क्रम के समान है। तो वो क्या है माइनस का ये 1 और -1, ये दोनों क्या है इसके व्युत्क्रम के समान है। अब 1 का भाग 1 में देने पर 1 ही प्राप्त होगा, और माइनस का 1 है और इसमें 1 का भाग देंगे तो माइनस का 1 ही प्राप्त होगा। तो ये वो संख्या है जिसका व्युत्क्रम करने पर वो की वही संख्या हमें प्राप्त होती है। इसका उल्टा, अब इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये यहाँ का ऐसा लिखा है मैंने, वो कुछ नहीं किया है, ठीक है। हाँ, तो इसमें तीसरी बात या उतार लीजिए। हाँ, तीसरी बात है हमें, तीसरी बात दी गई है कि परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के क्या है। हाँ, तीसरे में क्या प्रश्न है कि परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है,
हमें ऐसी परिमेय संख्या बतानी है जो क्या है, अपने ऋणात्मक के समान है, मतलब जो माइनस की करने पर उसके समान है, तो वो क्या है, 0 है। वो परिमेय संख्या क्या है, 0 है। अब 0 ये माइनस का 0 लिखने पर इसका हम ऐसी परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। अब ये परिमेय संख्या इसका 0/0, तो ये क्या है, अपने ऋणात्मक के समान है। 0 का भाग किसी भी संख्या में देने पर क्या प्राप्त होगा, हमें 0 ही प्राप्त होगा। तो ये क्या है, हमारे ऋणात्मक के समान है। इसमें कुछ नहीं मानो आप, तो 0 - 1/2 ले लो, 0 - 1/2 है ना। इसके लघुत्तम लिए 2, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसके लघुत्तम क्या हो जाएंगे 2, ये लघुत्तम 2। अब इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, और 1 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार, 2 बार, और 2 का गुणा किसी भी संख्या ये 0 से करेंगे तो 0 - 2 एकम 2, एक बार गए, और 1 का गुणा ऊपर वाली संख्या से, तो ऊपर भी 1 है, तो ये 1 एकम 1। अब 0 में से हम 1 घटाएंगे तो 1 है, माइनस का 1 ही बचेगा, और 2। तो यानी कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका, ऐसी परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, तो ये परिमेय संख्या कौन सी है, 0 है। ये आंसर हो जाएगा 11वां में। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, कि 11वां प्रश्न में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति, या आप इसको पढ़ोगे आपके समझ में आ जाएगा, अगर नहीं आए तो आप हमें कमेंट में बता देना। आपके पास में गाइड होगी, उसमें भी देख लेना, बस रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको, ठीक है। इस पहले में तो 1 आ जाएगा कि शून्य का व्युत्क्रम, तो शून्य का व्युत्क्रम 0 ही होता है, यानी कि 0 ही होगा। और दूसरे में 1 और माइनस का 1, ये जो हमने किया अभी, ये का ये लिखना है, 1 और माइनस का 1, संख्या तो 1, या संख्या की जगह क्या लिख देना है 1, तथा -1 स्वयं का व्युत्क्रम है। 1 और -1 स्वयं का क्या है, व्युत्क्रम है। तो ये 11वें में जो भी दिए हुए हैं, या आप आपके हिसाब से कर लेना। अगर आपसे नहीं हो तो आप हमें कमेंट में बता देना, मैं आपको फिर से इन्हें समझाने की कोशिश करूंगा। अब अगली बार हम 1.2 प्रश्नावली पढ़ेंगे, तब तक